आधी रात थी, मेरी 70वीं सालगिरह का ठीक 12 बजा और वो पुराना बटन वाला मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। काली स्क्रीन नीले उजाले से चमकी और एक आवाज आई, जन्मदिन मुबारक मीरा, तुम 70 तक पहुंच गई। अब असली खेल शुरू। मैं डर से फोन गिरा बैठी। आवाज वही थी, मेरे पति अर्जुन की, 3 महीने पहले जिसकी चिता पर मैंने खुद कंधा दिया था। अगर आपने भी कभी घर में ऐसी छल कपट या लालच देखा है तो कमेंट में बताइए आप क्या करते। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके एक क्लिक से हमारी ऐसी सच्ची कहानियां और लोगों तक पहुंचती हैं। अब सुनिए कि इस आवाज तक मैं पहुंची कैसे और क्यों। यह रात मेरी जिंदगी बदल देगी। 3 महीने पहले की बात है। दिल्ली की ठंडी दोपहर, गुरुग्राम स्थित ऑफिस में अर्जुन मेहरा, मेरे 65 नहीं, पूरे 68, लेकिन काम में ऐसे डूबे रहते जैसे 30 के हों, कुर्सी पर ही गिर पड़े। दिल का दौरा। उनके टेबल पर अभी भी नीली फाइलें, फैक्ट्री के प्लान और चाय का आधा भरा हुआ कुल्हड़ रखा था। स्टाफ उन्हें अस्पताल ले गया, पर रास्ते में ही सब खत्म। मेरे लिए अर्जुन सिर्फ कारोबारी नहीं थे, मेरे 4.5 दशक के साथी थे। पर श्मशान के धुएं से भी तेज धुआं मेरे बच्चों की आंखों की भूख में उठ रहा था। अंतिम संस्कार के बाद घर आकर रस्में हुई। घर में गेंदा और अगरबत्ती की गंध भरी हुई थी। मेरा बड़ा बेटा करण हर किसी को फोन करके मीटिंग सेट कर रहा था। मुंह से बोलता पापा के लिए प्रार्थना और उंगलियां वकील को कॉल कर रही। बेटी रिया काले सूट में, माथे पर एक भी आंसू नहीं, बस टैबलेट में दस्तावेज स्क्रॉल करती रही। छोटा आदित्य कमजोर दिल का, मुंह लटकाए बैठा, पर उसकी भी निगाहें बार बार छाबियों और फाइलों पर जाती। मैं कोने में चौकी पर बैठी सब देखती रही। 4 दशक बाद भी मेरे बगल की जगह खाली थी। कोई संतान मेरे पास बैठने नहीं आई। 2 दिन बाद हम अधिवक्ता शर्मा के ऑफिस पहुंचे। कनॉट प्लेस की ऊंची बिल्डिंग, कांच की दीवारें, अंदर घुसते ही ठंडी ऐसी और चमचमाती मेजें। शर्मा जी ने फाइल खोली और वही सूखी आवाज जो वकीलों की होती है शुरू कर दी। मैं अर्जुन मेहरा स्वस्थ दिमाग से अपनी अंतिम वसीयत घोषित करता हूँ। हर शब्द मेरे सीने पर हथौड़ा लगता। बड़े बेटे करण को मेहरा इंडस्ट्रीज के 40% शेयर, गुरुग्राम की फैक्ट्री और चल रहे प्रोजेक्ट। करण के होंठ मुस्कुराए, कुर्सी पर ऐसे पीछे को ढंसा जैसे गद्दी उसी की हो। बेटी रिया को साउथ दिल्ली का मुख्य बंगला और उसके अंदर की सभी वस्तुएं। रिया ने ठंडी मुस्कान से ओके कर दिया, जैसे ऑनलाइन पेमेंट कंफर्म हो गया। छोटे बेटे आदित्य को कंपनी के 20% शेयर, कार कलेक्शन और फार्म हाउस। आदित्य ने राहत की सांस ली। मैं इंतजार करती रही। आखिर मैं भी तो उसकी पत्नी थी। 45 साल की हमसफर। शर्मा जी ने पन्ना पलटा। मेरी तरफ देखना भी जैसे उन्हें मुश्किल लग रहा था। पत्नी श्रीमती मीरा मेहरा को मेरे निजी ऑफिस की दीवार में बने लॉकर से मेरा पर्सनल मोबाइल फोन, इसे किसी भी तरह से तोड़कर या जबरन खोलकर देखने की अनुमति नहीं। कमरे में पहले सन्नाटा हुआ, फिर हल्की सी खिलखिलाहट। करण हंस पड़ा। माँ को तो फोन मिला। रिया ने होंठ दबाए, कंधे उचकाए। डैड का मजाक था शायद। आदित्य ने भी बेमन से मुस्कुरा दिया। 45 साल बाद माँ को एक पुराना मोबाइल। करण बोला, माँ, कुछ तो आपने भी किया होगा कि पापा ने बस फोन छोड़ा। मेरा दिल जैसे किसी ने कसकर मोड़ा, शर्म से नहीं, असहायता से। एक और बात, शर्मा बोले, श्रीमती मीरा को बंगले में 30 दिन रहने की अनुमति है, उसके बाद घर खाली करना होगा। रिया ने फौरन कहा, माँ को इतने बड़े घर की क्या जरूरत, हम 15 दिन में शिफ्ट करवा देते हैं। उस शाम मैं अकेली अर्जुन के केबिन में गई। दीवार पर लगा बड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हटाकर मैंने चाबी से लॉकर खोला। अंदर एक ही चीज, बटन वाला पुराना फोन, ठंडा भारी जैसे कोई पत्थर। मैंने ऑन किया। स्क्रीन पर हमारी शादी की तस्वीर आ गई। मैं फूलों की झालर में, वह सफेद शेरवानी में, चेहरे पर वही बेवकूफ सी खुशियां। फिर पासकोड, 6 खाली गोल दायरे, पासवर्ड डालिए। मैंने हमारी शादी की तारीख डाली। गलत, उसका जन्मदिन गलत, बच्चों के जन्मदिन सब गलत। 10 कोशिशों के बाद लाल अक्षर, बहुत अधिक प्रयास, 30 मिनट बाद फिर प्रयास करें।
मैं उनकी चमड़े वाली बड़ी कुर्सी पर ढह गई। वह कुर्सी आज भी उनके इत्र और फाइलों की खुशबू से भरी थी। मेरी आंखों से बरसों का पानी निकल आया। श्मशान पर नहीं रो पाई थी, वसीयत में नहीं रो पाई थी, लेकिन इस फोन के सामने मैं टूट गई। 30 मिनट बाद फिर कोशिश। हम पहली बार कब मिले थे? गलत। पहली कार के नंबर? गलत। हर गलत के साथ इंतजार का समय 2 गुना, 30, 60, 120 मिनट। रात तक फोन ने मेरे प्रयासों को बंद कर दिया। 20 मिनट बाद मैंने फोन सीने से लगाकर कहा, अर्जुन, मुझसे यह क्यों कराया? कोई जवाब नहीं, बस स्क्रीन काली। अगले हफ्ते अपमान का सिलसिला शुरू हुआ। करण ने फर्नीचर का मूल्यांकन कराने आदमी भेजा। रिया इंटीरियर डिजाइनर के साथ घूमी और मेरे कमरे की अलमारी तक माप ली। माँ को बस कुछ कपड़े चाहिए, बाकी निकलेगा। आदित्य ने चुपचाप बंगले के बाहर नई कार स्टैंड पर बेच दी। कैश चाहिए था माँ, कंपनी में काम अटक रहा था। मेरी 45 साल की गृहस्थी 8 डिब्बों में भरकर ट्रक पर चली गई। मुझे लक्ष्मी नगर की एक छोटी सी एक कमरे की रेंटेड जगह दे दी गई। टूटी दीवारें, छोटा सा किचन, बाथरूम में टंकी टपकती। 6 महीने का किराया हम देंगे, करण बोला। उसके बाद आप मैनेज कर लें। आपकी उम्र 8 है, तो सा नहीं। मैंने सिर झुका लिया। अंदर एक आवाज बोली, मीरा, तू टूटी नहीं है, तू थकी है, पर उठना तुझे ही है। रात में मैं पुराने फोन को फिर ऑन करती। हर बार गलत पासवर्ड, हर बार इंतजार। भूख लगती तो 2 रोटी और नमक, ब्लड प्रेशर की गोली कभी खाती, कभी छोड़ देती। बच्चे फोन नहीं उठाते। पड़ोस की बुआ कहती, बहू बेटे व्यस्त होंगे। मुझे समझ आता, व्यस्त नहीं, बेपरवाह। ये कहानी सुनते हुए एक बात याद रखिए, घर में पासवर्ड, दस्तावेज, बैंक की जानकारी एक ही व्यक्ति के सिर पर मत छोड़िए। पति पत्नी दोनों को बुनियादी बातें पता होनी चाहिए। कौन सा अकाउंट कहाँ है, किसकी नॉमिनी कौन है, घर किस नाम पर और संकट में किसे फोन करना है। औरत का स्त्री धन उसका अधिकार है, कोई एहसान नहीं। मैंने ये बातें पहले क्यों नहीं सीखी? क्योंकि मैं हमेशा घर चलाने में लगी रही और बेटों बेटी की पढ़ाई, शादी, कारोबार के बीच अपने को भूलती गई। तीसरे हफ्ते की रात, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक। मकान मालिक चिल्लाया, 2 महीने का किराया बाकी है, कल तक नहीं दिया तो निकलिएगा। मैंने हाथ जोड़कर 2 दिन मांगे। उसने बदतमीजी से कहा, अंतिम मौका। मैं वापस कमरे में आई तो फोन को घूरती रही। यह वही फोन था जो अर्जुन ने छोड़ा था। क्यों? अपमान कराने के लिए या मुझे सिखाने के लिए? काश वह एक चिट्ठी लिख जाते, पर नहीं। उन्होंने पहेली छोड़ी, जिससे या तो मैं टूट जाऊं या फिर समझदार बनकर उठ खड़ी हो। अगली सुबह मैं कनॉट प्लेस गई, करण के ऑफिस। रिसेप्शन पर लड़की ने ऊपर भेजने से मना कर दिया। अपॉइंटमेंट नहीं है। मैं लॉबी की बेंच पर 3 घंटे बैठी रही। जब करण निकला तो उसके साथ 2 बड़े लोग थे। मैंने कहा, बेटा 2 मिनट। उसने लोगों को आगे भेजकर ठंडी नजर से पूछा, क्या है? मेरे पास टाइम नहीं। मैंने कहा, मुझे किराया देना है, थोड़ा मदद कर दे। उसने घड़ी देखी, हमने पहले दे दिया था। मैनेज करो, क्लीनिंग का काम कर लो। एजुकेशन तो है नहीं तुम्हारे पास। 70 तक लोग दुकानें चलाते हैं। मेरे अंदर कुछ टूटकर फिर जुड़ गया। मैंने सोचा, आज मदद मिल भी गई तो कल फिर दरवाजा खटखटाना होगा। नहीं, अब नहीं। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस वापस मुड़ गई। रास्ते में छोटे छोटे बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में देखा। मुझे अपनी बेटी रिया का चेहरा याद आया, जो अब अपने नए बंगले के पर्दे चुन रही थी। क्या मैंने सच में बच्चों को प्यार करना सिखाया था या सिर्फ लेना? रात में मैंने फोन को फिर ऑन किया। लॉकर स्क्रीन पर 6 दायरे। मैंने आंखें बंद की। अचानक दिल में एक तारीख उभरी, हमारी शादी का दिन। पर वो तो मैं कई बार डाल चुकी थी। पर उस दिन मेरी उम्र 25। उंगलियां चल पड़ी। 0, 8, 2, 3, 2, 5, 6। स्क्रीन एक क्षण को झिलमिलाई, फिर हरे रंग की रेखाएं घूमी, पर नहीं। फोन ने पहले के लॉक की गिनती याद रखी थी। बहुत प्रयास। 30 दिन बाद, यानी अब फोन 1 महीने तक खुल ही नहीं सकता। मैं हंस दी, ऐसी हंसी जो रोने से भी ज्यादा दर्द करती है।
उसी समय दीवार से टपकते नल की आवाज तेज हो गई। मैं चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई और सोचा, अगर अर्जुन जिंदा होते तो क्या कहते। शायद, डरो मत मीरा, इंतजार भी परीक्षा होती है। इन दिनों में मैंने एक काम शुरू किया। मैंने अपने पास पड़े हर कागज को समझना शुरू किया। बैंक पासबुक की जेरोक्स, पैन, आधार, बीमा पॉलिसी, जो कुछ मिला सब फोल्डर में क्रम से रखने लगी। खुद को सिखाने लगी, जो बात मैं बहू बेटे पर छोड़े बैठी थी वह मेरा ही ज्ञान होना चाहिए था। पड़ोस की रिंकू दीदी ने बताया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सलाह मिलती है। महिला हेल्पलाइन पर बात की जा सकती है और वृद्धजन पेंशन जैसी योजनाएं हैं। मैंने नंबर नोट कर लिए। यह कहानी सुन रहे सभी बड़ों को मेरी एक विनती, अपनी फाइलें बनाइए, पासवर्ड लिखकर सुरक्षित रखिए और अपने नाम से थोड़ी सी बचत जरूर रखिए। सम्मान तभी टिकता है जब आत्मनिर्भरता साथ हो। दिन बीतते रहे, बच्चे बेहिसाब खर्च करते रहे। सोशल मीडिया पर रिया के नए ड्राइंग रूम की तस्वीरें आईं, इटालियन मार्बल, मॉडर्न चैंडेलियर, और मैं अपने एक चूल्हे पर दाल उबालती रही। आदित्य ने क्लासिक कारें बेच डाली। कैश चाहिए था। करण ने फैक्ट्री में नया लोन ले लिया, उच्च ब्याज पर। मैं देख सकती थी, कितना भी सोना हो, लालच उसे मिट्टी बना देता है। फिर आया वह दिन, मेरे कमरे के बाहर मकान मालिक के कदमों की आहट, हाथ में नोटिस। उन्होंने कागज थपथपाया, कल तक नहीं दिया तो ताला लग जाएगा। मैंने दरवाजा बंद किया और ठंडी फर्श पर बैठ गई। फोन मेज पर रखा था, निर्जीव, काला, पर उस कालेपन में मुझे अपने पति की झलक दिखी। मैंने फोन उठा लिया। अर्जुन, अगर सच में तुमने मेरे लिए कुछ छोड़ा है तो अब समय आ गया है, मुझे कोई संकेत दो। रात ढलने लगी। घड़ी ने 11:55 दिखाए। कमरे में बस एक बल्ब था जो हल्का हल्का टिमटिमा रहा था। मैंने चूल्हे पर दूध चढ़ाया। आज चाय पीने का मन था। उबलते हुए दूध की खुशबू से कमरा कुछ अपनापन सा महसूस करने लगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। गली में कुत्ते भौंक रहे थे। कहीं दूर से ट्रेन की सीटी आई। तभी मेज पर रखा फोन बहुत हल्का सा कंपन हुआ, जैसे कोई सोते बच्चे को धीरे से जगाए। स्क्रीन पर पहले तो तारीख चमकी, फिर कैलेंडर का एक छोटा सा निशान किसी अनजानी चमक से हरा हो उठा। मैंने धड़कते दिल से उसे छूना चाहा, पर उंगली आधे रास्ते पर रुक गई। डर था, यदि यह सपना निकला तो, अगर फिर से 30 दिन का जाल दिखा दिया तो। मैंने गहरी सांस ली। स्क्रीन पर उस छोटे से आइकन के नीचे एक और बिंदु उभरा, जैसे किसी ने अदृश्य स्याही से लिखा हो, कृपया प्रतीक्षा करें। और फिर अंधेरे कमरे में एक कोमल सी धुन बज उठी, वही धुन जो अर्जुन अपने पुराने फोन पर अलार्म में रखते थे। मेरा गला सूख गया। मैं कुर्सी पर बैठ गई। दोनों हथेलियां कांप रहीं। घड़ी ने 12 बजाए। डन डन डन। स्क्रीन अचानक नीले से सुनहरी हुई और बीच में एक लाइन लिखी, जन्मदिन मुबारक मीरा। नीचे छोटा सा बटन। सुनो, मेरी उंगली बटन तक पहुंची ही थी कि दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। मकान मालिक, मीरा जी, कल सुबह आखिरी मौका, पैसे नहीं हुए तो। उसकी आवाज धमकी बनकर हवा में तैर गई। मेरी नजर फिर स्क्रीन पर लौटी। सुनो, क्या मैं अब भी दबाऊं? बाहर धमकी, अंदर रहस्य। मेरी सांस अटक गई। मैंने आंखें बंद कीं। अर्जुन के नाम में धीमे से कहा, अब जो होगा सबके सामने होगा। और ठीक उसी पल फोन ने खुद ब खुद क्लिक किया। स्पीकर ऑन हुआ और वही आवाज आई, बहुत साफ, बहुत अपनेपन से, मीरा, तुम तैयार हो ना? यहीं रुकते हैं। अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगी कि उस आवाज ने पहली बात क्या कही और क्यों मेरे जीवन का हिसाब किताब उसी रात बदल गया। उस रात फोन अनलॉक होते ही मेरी दुनिया बदल गई। स्क्रीन पर मेरे नाम के कागजात थे, मकान, दुकानें, किराए की आमदनी, सब कुछ छुप कर मेरे नाम। सुनना शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आप किस शहर से सुन रहे हैं, और अगर ऐसी कहानियां आपको सीख देती हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल दबाइए। मैंने गहरी सांस ली। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, पर दिमाग एकदम साफ था। महीनों की बेइज्जती, खाली जेब, अधूरी नींद, सब कुछ एक पल में बेमानी लगा। पर मैंने खुद से कहा, खुश होना बाद में,
पहले समझदारी। मैंने सारी फाइलें फिर से खोलीं। हर दस्तावेज स्कैन में साफ दिख रहा था। रजिस्ट्री नंबर, तारीख, गवाहों के साइन, नोटरी की मुहर। नीचे एक छोटा सा नोट था, सिर्फ भरोसेमंद वकील से ही बात करना। फोन के कॉन्टैक्ट में एक ही नंबर सेव था। मैंने हिम्मत करके कॉल किया। आवाज आई, स्थिर और भरोसे वाली। नमस्ते, क्या आपने कॉल कर ही लिया? मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे आपके पति ने सबसे अंत में भरोसा दिया था। आप घबराइए मत, जो भी कागज आपके फोन में हैं सब वैध हैं। बस आप अभी किसी को कुछ बताइए मत, खासकर बच्चों को नहीं। मैंने पूछा, पर मेरा किराया कल आखिरी तारीख है। मकान मालिक ने नोटिस चिपका दिया है। वे बोले, मैं आपकी ही रकम से 2 महीने का किराया भेज रहा हूँ। ये दान नहीं, आपकी कमाई है। आज से आप खुद के लिए खड़ी हैं। इतना सुनकर मेरी आंखें भीग गईं, पर मैंने फोन दूर रख दिया। रोना बाद में। मैंने घर के कोने में बैठकर एक नीली फाइल निकाली, पुरानी, छींटेदार। उसके ऊपर बड़ा सा सफेद कागज चिपकाया और लिखा, नई जिंदगी। अंदर पहला पन्ना रखा। आज की तारीख मैं डरकर नहीं, समझकर चलूंगी। सुबह सवेरे बैंक गई। काउंटर पर लड़की ने कहा, आधार, पैन, 2 फोटो। पहले मैं ऐसे कागजों से डरती थी। आज मैं सीधी नजर से बोली, ये लीजिए, साथ में मोबाइल नंबर अपडेट कीजिए और SMS अलर्ट चालू कर दीजिए। कोई भी डेबिट क्रेडिट तुरंत पता चलना चाहिए। ये छोटी सी बात लगती है, पर यहीं से आत्मनिर्भरता शुरू होती है। अगर आप घर में अकेले हैं तो बैंक मैसेज आपकी आंखें हैं। घर लौटकर मैंने किराया चुकाया, रसीद ली और एक और पन्ना नीली फाइल में जोड़ा। कभी बिना रसीद पैसे मत देना। दोपहर को मैंने अपने शहर की सरकारी वेबसाइट खोली। भूमि अभिलेख, जमीन ऑनलाइन रिकॉर्ड। जिस प्रॉपर्टी के पेपर फोन में थे, उनके खसरा खतौनी, सर्वे नंबर मैंने खोजे। एक एक एंट्री नोट की। अगर आप सुन रहे हैं और आपके पास भी कोई पुरानी रजिस्ट्री है, तो याद रखिए, आप ऑनलाइन एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट से पता कर सकते हैं कि संपत्ति पर कोई कर्ज तो नहीं। यह ज्ञान किताबों में नहीं, ठोकरों में मिलता है, पर मिल जाए तो जिंदगी भर काम आता है। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने मेरा बड़ा बेटा, वही तेज आवाज, वही तिरछी मुस्कान। माँ, अंदर आ सकता हूँ? पहले वो माँ शब्द मिठास लगता था, आज कांटे जैसा। मैंने दरवाजा आधा सा खोला। कहिए। वह कमरे में झांकता रहा, जैसे कोई निरीक्षण कर रहा हो। आपसे एक बात करनी थी, पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर दीजिए। बस औपचारिकता है, हम सब संभाल लेंगे। मैंने सीधे कहा, मैं कुछ भी खाली कागज पर साइन नहीं करती। दस्तावेज पढ़कर, समझकर, अपने वकील से दिखाकर ही। वह चौंक गया। शायद उसे वही पुरानी डरपोक औरत चाहिए थी। वो पलट कर बोला, आपको पता है ना, कंपनी में हालात खराब हैं। पापा ने कर्ज छोड़ रखा था, हमें आपकी मदद चाहिए। मैंने शांत स्वर में कहा, बिना पढ़े कुछ भी नहीं। वो झुंझलाया और चला गया। मैंने दरवाजा बंद किया, कुंडी चढ़ाई और दीवार से टिक कर खड़ी रही। डर लग रहा था, हाँ, पर अब डर ऊपर नहीं, समझदारी ऊपर थी। मैंने फोन पर 112 सेव किया, साथ में सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन भी। अगर आप अकेले रहते हैं, ये नंबर कागज पर लिखकर फ्रिज पर चिपका दीजिए। मदद बुलाने में शर्म मत कीजिए, यह डर नहीं, बुद्धि है। अगले दिन वकील ने मुझे छोटे से दफ्तर में बुलाया। लकड़ी की मेज, फाइलों की खुशबू, खिड़की से आती धूप। वे मुस्कुराए, आज से हम हर चीज लिखित में करेंगे। जो लोग आपको सिर्फ साइन कहकर दबा रहे हैं, वे सबसे ज्यादा डरते हैं लिखित सच्चाई से। और हाँ, आपका जन्मदिन आने में अभी समय है। उसी दिन सब कुछ खुलकर सामने आएगा। तब तक शांति से अपनी ढाल बनाइए, दस्तावेज, बैंक, SMS अलर्ट और अपना आत्मविश्वास। मैंने कहा, मेरे पास आर्किटेक्चर का पुराना काम था, सालों पहले छोड़ दिया। उन्होंने उत्तर दिया, यही तो आपकी ताकत है। आज से आप कोई छोटा सा प्रोजेक्ट लीजिए। कमाई जरूरी नहीं, काम जरूरी है। काम मन को सीधा करता है। बाहर आते हुए मैंने मोबाइल पर नोट बनाया, हर दिन एक काम मेरे लिए।
मैंने अपने मोहल्ले के मंदिर के बाहर एक पुरानी सी बेंच पर बैठकर सोचा, मैंने कितने साल दूसरों की जरूरतों में खुद को भूलाया। आज उसी भूल को सुधारना है। घर लौटकर मैंने एक विज्ञापन लिखा, होम प्लानिंग, छोटे नवीनीकरण, कम खर्च में बेहतर जगह। नीचे अपना नया नंबर और साफ शर्त, एडवांस नहीं, स्टेज वाइज पेमेंट, सब कुछ रसीद से। ये शिक्षा मैं दूसरे को भी देना चाहती थी। बिना रसीद के उधार प्यार बनता है और रसीद के साथ भरोसा। 3 दिन बाद पहली कॉल आई। एक विधवा दीदी छोटे फ्लैट का किचन सुधारना चाहती थी। मैं खुद माप तौल के लिए गई। टेप, पेंसिल, कागज सब खुद ले गई। वे बोली, बिटिया तुम तो मेरी उम्र जितनी ही लगती हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, और मेरी हिम्मत आपकी उम्र जितनी। हम दोनों हंस पड़ी। मैंने सादा सा नक्शा बनाया, तोड़ फोड़ कम, उपयोग ज्यादा। उन्होंने तुरंत 20% एडवांस बैंक ट्रांसफर से दिया। मेरे मोबाइल पर पिंग हुआ। वह पिंग किसी मंदिर की घंटी से कम नहीं था। आत्मगौरव की आवाज। उसी शाम छोटा बेटा आया, आंखें झुकी, आवाज हल्की, माँ मैं गलत था, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं। उसके हाथ में फाइल थी, कंपनी के कर्ज, पेनल्टी, नोटिस। उसने कहा, अगर आप चाहें तो बस अस्थाई मदद। मैं जानती थी ये प्यार नहीं, मजबूरी थी। फिर भी मैंने उसे बैठाकर पानी दिया। देखो, मदद का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी समझ खो दूं। चलो पढ़ते हैं। पहले ये मान लो, किसी भी कर्ज का हल पहले बातचीत, फिर लिखित समझौता और आखिर में ही पैसे। ये 3 सीढ़ियां हैं। हम पहली सीढ़ी से शुरू करेंगे। और हाँ, जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा, जो सही होगा वही होगा। उसने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में अभी भी आसान पैसे की उम्मीद थी। मैंने मन ही मन तय कर लिया, बचपन की गलती मेरी थी। इस बार गलती नहीं, शिक्षा मिलेगी। रात को फोन की कैलेंडर एंट्री चमकी, जन्मदिन, पूरा सच खुलेगा। तारीख नजदीक आ रही थी। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा तैयारी करती, सभी दस्तावेज अलग अलग पारदर्शी फोल्डर में, हर फोल्डर पर चिट, रजिस्ट्री, किराया, बैंक, कानूनी नोटिस। अगर आप सुन रहे हैं, यह तरीका अपनाइए। दिमाग में घबराहट कम होती है और सामने वाला देखता है कि आप तैयार हैं। एक सुबह मेरी बेटी आ गई, सुर्ख साड़ी, महंगा परफ्यूम और चेहरे पर वह पुरानी तिरछी मुस्कान। माँ, आपको पता नहीं है बड़े लोगों के काम कैसे होते हैं। वो पुराना फोन मुझे दे दीजिए, पापा के कुछ वीडियो होंगे, हम पब्लिक में डाल देंगे, लोगों की सहानुभूति मिलेगी। मैंने सीधा कहा, नहीं, उस फोन में जो भी है वह मेरे और मेरे पति के बीच है, किसी के लाइक व्यूज के लिए नहीं। वह बोली, आप अब भी भावुक हैं, बिजनेस दिमाग चाहिए। मैंने शांत स्वर में कहा, बिजनेस का पहला नियम जिसकी चीज वही निर्णय। यह फोन मेरी चीज है और तुम मेरी बेटी हो, बेटी बनो, दलाल मत बनो। वह गुस्से में चली गई। उसके जाते वक्त मैंने दरवाजे के पीछे टंगी घंटी हिलती देखी, जैसे हवा ने भी सुना हो। भीतर एक डर था कि वो लौटेगी, साथ में किसी वकील, किसी पुलिस वाले के साथ। पर डर का मतलब भागना नहीं, तैयारी करना है। मैंने अपनी फाइल में एक और पन्ना जोड़ा। अगर कोई दबाव बनाए, डीडी एंट्री, जनरल डायरी, एस द्वारा कॉल, पड़ोसी गवाह, यह सब लिखने से मन में हिम्मत आती है। इसी बीच मेरे पहले किचन प्रोजेक्ट की साइट पर काम शुरू हो गया। मैंने मजदूरों से साफ बोला, सेफ्टी पहले, ग्लव्स, मास्क, जूते सब अनिवार्य। खर्च मैं दूंगी, पर बिना सेफ्टी कोई काम नहीं। वे बोले, मालिक, लोग गुस्सा करते हैं जब हम सेफ्टी मांगते हैं। मैंने कहा, जब तक मैं मालिक हूं तुम सुरक्षित हो। शाम को दीदी ने मुझे चाय दी, बोली, तुमने पैसे से पहले इंसानियत दिखाई। मैं हंस दी, ये बस अपने पति की सीख है। काम अच्छा करो, नाम अपने आप अच्छा हो जाता है। कुछ रातें ऐसी भी आईं जब अकेलापन फिर से दरवाजा खटखटाता था। उन रातों में मैं फोन का वॉइस रिकॉर्डिंग खोलती, मेरे पति की वह आवाज, शांत, धीमी, जैसे कोई पुराने रेडियो पर भजन। तुम अकेली नहीं हो। मैं उस लाइन को बार बार सुनती और सोचती, हाँ, अब मैं अकेली नहीं हूँ।
मेरे पास मेरा दिमाग है, मेरे पास मेरा काम है, मेरे पास मेरा सत्य है। जन्मदिन से 5 दिन पहले कंपनी के पुराने वकील का फोन आया। आवाज में हड़बड़ी, मैडम आप जरा दफ्तर आ जाइए, हालात बिगड़ रहे हैं, कोर्ट से समन आ चुके हैं, अगर परिवार एक साथ नहीं बैठा तो। मैं मुस्कुरा दी। अंदर कोई खलबली नहीं थी। बैठक होगी सर, मेरे जन्मदिन वाले दिन, तब सबके सामने सच मिलेगा, उससे पहले नहीं। उसने कुछ कहा, पर मैंने विनम्रता से कॉल बंद कर दी। जो लोग मुझे धकेल धकेल कर बाहर कर रहे थे, आज वे मुझे अंदर बुला रहे थे, पर मेरी शर्तों पर। अगली दोपहर मैं रसोई साइट पर गई तो देखा ठेकेदार लड़ रहा था, मैडम 2 बैग सीमेंट की कमी है, उधार दे दीजिए, कल एडजस्ट। मैंने अपनी फाइल से कॉपी निकाली। काम शुरू होने से पहले बीओक्यू तय हुआ था। एंट्री नंबर 7, सीमेंट 10 बैग, ठेकेदार की जिम्मेदारी। मैं उधार नहीं दूंगी, जो तय हुआ है वही होगा। वह बड़बड़ाया पर झुक गया। यह छोटी बात आपको बड़ी मुसीबत से बचाती है। कागज पर हर चीज लिखिए, हस्ताक्षर कराइए, फोटो खींचकर सेव कीजिए। शाम होते होते मेरा बड़ा बेटा फिर आया। इस बार साथ में 2 लोग, एक का चेहरा कठोर, दूसरा फाइल पकड़े। माँ, आखिरी बार समझा रहा हूँ, पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कीजिए, वरना जो होगा अच्छा नहीं होगा। मैंने गहरी सांस ली। धमकी मत दो, कानून की भाषा में बात करो। अगर कर्ज है तो कागज लाओ, संख्या बताओ, किस बैंक से, किस तारीख का, ब्याज कितना, सब लिखकर। और याद रखो, मैं किसी दबाव में साइन नहीं करती। वह तमतमाया, दरवाजे पर हाथ पटका। मेरे भीतर का डर जैसे पत्थर बनकर नीचे बैठ गया। मैंने एक स्वारा पर उंगली रखी, पर कॉल नहीं की, क्योंकि वे आखिर में चुपचाप चले गए। दरवाजा बंद करके मैंने एक और पन्ना फाइल में जोड़ा। धैर्य भी ढाल है। रात को मैंने अपनी शिक्षा की सूची बनाई, जो बात मैं हर श्रोता तक पहुंचाना चाहती थी। विन अपने दस्तावेज स्कैन करके डिजिटल और प्रिंट दोनों रूप में रखे। 2, बैंक में नॉमिनी अपडेट रखें, एसएमएस अलर्ट ऑन रखें। 3, किसी को भी खाली साइन किया हुआ पन्ना न दें, कभी नहीं। 4, पावर ऑफ अटॉर्नी समझकर ही दें, सीमा और समय लिखित रखें। 5, किसी भी संपत्ति का ऑनलाइन रिकॉर्ड देखना सीखें, भूमि अभिलेख, एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट। 6, दबाव या धमकी पर तुरंत मदद बुलाए, 112 हेल्पलाइन, पड़ोसी गवाह। 7, अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा आपातकाल लिफाफे में रखें। 8, और सबसे जरूरी, जो आपका है उसका सम्मान पहले आप करें, तभी दुनिया करेगी। जन्मदिन से 2 दिन पहले फोन में एक नई नोटिफिकेशन आई, जैसे मेरे पति ने पहले से टाइमर लगा रखा हो। स्क्रीन पर बस एक वाक्य उभरा, अगर कोई तुम्हें रोकने आए, कोड 270 दबाना। नीचे एक छोटा लॉक आइकन था। मैंने छेड़ा नहीं, मुझे पता था समय आने पर सब खुद खुलेगा, पर क्यूरियोसिटी तो थी ही। फिर खुद को समझाया, धैर्य, ये खेल तुम्हारी जल्दबाजी से नहीं, तुम्हारी स्थिरता से जीता जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह मंदिर गई। घंटियां बज रही थीं, रोशनी नरम थी, हवा में चंदन की खुशबू। मैंने आंखें बंद की, मन ही मन कहा, मुझे ताकत नहीं, समझ दो, जीत नहीं, शांति दो। लौटते हुए मैंने सड़क किनारे एक छोटी लड़की को देखा, स्कूल का बैग पर चप्पल टूटी हुई। मैं पहुंची, उसकी चप्पल ठीक करवाई और बैग पर नाम पढ़ा, राधा। उसने सिर उठाकर मुस्कुराकर कहा, नहीं धन्यवाद। मैं हंस दी, तुम तो मुझसे भी अच्छी हिंदी बोलती हो। उस पल मुझे समझ आया, पैसा सब कुछ नहीं, पर सही जगह रखा जाए तो किसी की राह बदल सकता है। मैंने अपने लिए एक नियम बनाया, हर महीने कमाई का 10% किसी राधा जैसी बच्ची की पढ़ाई में लगेगा। यह दान नहीं, भविष्य में निवेश है, और यह नियम किसी भी अमीर नियम से बड़ा है। शाम को वकील का संदेश आया, कल सुबह 9 बजे आपकी सीट बीच में, बच्चों के सामने, जो भी कहना वही कहना, फोन साथ रखना। मैंने ठीक है लिखा, फिर अपने छोटे कमरे में सब कुछ व्यवस्थित किया। फाइलें बैग में, पानी की बोतल, चश्मा, एक कलम, छोटा सा गणेश जी। रात को नींद उथली थी, पर डर नहीं था। गायब हो चुका था वो पुराना कांपना। अब दिल में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे तूफान के बीच कोई शांत दीपक। अगली सुबह नहीं, उससे ठीक पहले मध्य रात्रि को फोन ने हल्की सी घंटी बजाई। मैंने देखा
कैलेंडर अलर्ट, गिनती शुरू, 24 घंटे। साथ में वही छोटा लॉक आइकन चमका ऐड और इस बार अपने आप खुल गया। स्क्रीन पर एक नया फोल्डर उभरा। सबूत, अंदर वीडियो, ऑडियो, बैंक स्टेटमेंट, ईमेल, सब कुछ क्रम से, तारीख के साथ। मेरे पति ने जैसे समय को बोतल में भर कर रख दिया हो। मेरी उंगलियां स्क्रीन पर रुक गईं। पहला वीडियो थंबनेल, मेरा बड़ा बेटा एक मीटिंग में, वही जोश, वही घमंड। दूसरा, एक दस्तावेज पर गलत एंट्री। तीसरा, किसी ठेकेदार के साथ गलत सौदा। और सबसे ऊपर एक ऑडियो, मेरे पति की आवाज, अगर वे तुम्हें दोबारा अपमानित करें, ये चला देना, सच अपने आप बोल देगा। मेरे होंठ कांपे, आंखें गीली हुईं, पर मैंने वीडियो प्ले नहीं किया। मैंने फोन लॉक किया, बैग में रखा और खुद से कहा, सच केवल बदला लेने को नहीं, बदलाव लाने को चलाना। मैंने अलमारी बंद की ही थी कि दरवाजे पर 3 कड़क चोटें पड़ी। धड़ 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 आवाज, जानी पहचानी, पर आज और कठोर। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो अभी। मैंने घड़ी देखी, रात के ठीक 12। हवा में अजीब सी ठंडक थी। मेरी उंगलियां बैग के भीतर फोन तक गईं, जहां सबूत फोल्डर अभी अभी जागा था। मैंने चैन खींची, कुंडी आधी की और दरवाजे की दरार से बोली, कौन? बाहर से हंसी आई, धीमी मगर खतरनाक। माँ, हम ही हैं और आज बात खत्म करके ही जाएंगे। मैंने बैग की जिप थोड़ी और बंद की। दिल में एक ही वाक्य दोहराया, जो सही है वही होगा। फिर कुंडी की ओर हाथ बढ़ाया और कहानी यहीं थमती है। सुबह की बैठक से सिर्फ कुछ घंटे पहले, जब सच और झूठ के बीच आखिरी दरवाजा खुलने वाला था। धड़ धड़ धड़। आधी रात थी। दरवाजे पर 3 कड़क चोटें पड़ी। बाहर से वही आवाज, मगर पहले से ज्यादा कठोर, दरवाजा खोलो अभी। अगर आप यहाँ तक कहानी सुनते सुनते जुड़ गए हैं तो पहले कमेंट में लिखिए आप किस शहर से सुन रहे हैं। और सीख वाली कहानियाँ पसंद हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक क्लिक हमें ऐसी सच्ची मददगार कहानियाँ लाने की ताकत देता है। मैंने चैन हल्का छोड़ा, दरार से देखा। मेरे बड़े बेटे के साथ 2 अनजाने लोग, एक के हाथ में फाइल, दूसरे की आंखों में घमंड। मैंने शांत आवाज में कहा, रात के 12 बजे क्यों? बड़ा बोला, माँ, पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर दीजिए। कंपनी डूब रही है, कल सुबह मीटिंग है, उससे पहले सब हमारे नियंत्रण में आना चाहिए। मैंने बैग के अंदर उंगलियां फिसलाईं। फोन में सबूत नाम का नया फोल्डर चमक रहा था। मैं चाहती तो उसी वक्त रिकॉर्डिंग चला देती, पर मैंने तय किया, सच का इस्तेमाल बदला लेने के लिए नहीं, बदलाव लाने के लिए करूंगी। मैंने दरवाजा जरा और खोला, मगर कुंडी लगी रही। कागज अंदर सरका दीजिए, मैं पढ़कर बताती हूँ। वे दबाव बनाना चाहते थे। दूसरा आदमी आगे बढ़ा, बोला, मैडम, समय नहीं है, बस साइन कीजिए। मैंने सीधी बात की, बिना पढ़े, बिना समझे, बिना वकील के, कुछ नहीं। और धमकी पर तो बिल्कुल नहीं। बड़ा तमतमाया, हाथ उठाकर बोला, समझ क्यों नहीं रही? मैंने उसी पल 112 डायल किया, स्पीकर पर रखा। ऑपरेटर की आवाज आई, लोकेशन शेयर कीजिए। मैंने फ्लैट नंबर बताया, फिर कहा, सीनियर सिटीजन हूँ, रात में जबरदस्ती साइन कराने आए हैं। जैसे ही ऑपरेटर ने कहा, टीम रास्ते में है, बाहर वाले सहम गए। मैंने पड़ोस के गेट पर खड़े गार्ड को भी आवाज लगाई। 2 मिनट में कॉरिडोर में 3 दरवाजे खुल गए। गवाह तैयार थे। बड़ा बेटा बड़बड़ाता हुआ पीछे हटा, ठीक है, सुबह बात करते हैं। उन्होंने सीढ़ियां उतरते हुए एक आखिरी नजर डाली, जिसमें गुस्सा कम और डर ज्यादा था। मैंने अंदर आकर चैन गिराई, पानी पिया और खुद से कहा, डर को बाहर छोड़ दिया, अब नींद अंदर बुलाओ। सुबह मैं नियत समय पर वकील के दफ्तर पहुंची। छोटा पुराना सा कमरा, पर खिड़की से आती धूप बहुत साफ थी। सामने 3 बच्चे बैठे थे, बड़ा अकड़ कम करके। बेटी आंखों के नीचे काले घेरे लिए, छोटा चुप। तीनों के पास फाइलें, मगर चेहरों पर भरोसा नहीं। वकील ने मीटिंग शुरू की। आज मैडम का 70वां जन्मदिन है। दिवंगत पति ने आज के दिन के लिए कुछ विशेष निर्देश छोड़े हैं। बड़े ने जल्दबाजी में कहा, पहले कंपनी की बात करिए, हम बर्बाद हो रहे हैं। वकील ने शांत स्वर में कहा, कंपनी के कर्ज, पेनल्टी, गलत कॉन्ट्रैक्ट सब फाइल में हैं।
पर मैडम की फाइल इससे अलग है। उन्होंने मेरी तरफ एक मोटा लिफाफा बढ़ाया, रंगीन टैब लगे हुए। ये क्या है? मैंने पूछा। वकील बोले, पिछले 15 सालों में बनी आपकी संपत्तियां, किराए की इमारतें, छोटे छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कुछ औद्योगिक शेड, सब वैध, सब आपके नाम। कुल अनुमानित मूल्य सैकड़ों करोड़, और एक अलग कंपनी में लगाए फंड जिसका नियंत्रण भी आपके पास है। कमरे में सन्नाटा। बड़े बेटे के माथे पर पसीना आ गया। बेटी ने फुसफुसाकर कहा, ये कैसे? वकील ने दस्तावेज पर उंगली रखी। कानूनी तरीके से, समय रहते, शांत दिमाग से। और एक बात, इन संपत्तियों का किसी भी पारिवारिक कर्ज से कोई संबंध नहीं। इन्हें कंपनी के घाटे में गिरवी नहीं रखा जा सकता। मैंने फोन बैग से निकाला। स्क्रीन पर सबूत वाला फोल्डर खुला था। वकील ने सिर हिलाकर कहा, इसे चलाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं संकेत दूंगा, अभी शब्द ही काफी हैं। मैंने तीनों बच्चों को देखा। सालों की यादें आंखों के सामने आईं। बुखार की रातें, स्कूल के पहले दिन, टूटे खिलौने, टूटी उंगलियों पर लगाई दवा। फिर वही यादें बदलकर पिछले महीनों की बनी। खाली थाली, नोटिस, धक्के, अपमान। मेरे गले में गांठ सी बन गई। पर आज फैसला करना था, क्रोध से नहीं, समझ से। बेटी बोल पड़ी, माँ, आप जानती हैं हम गलत नहीं थे। हमें लगा आप कमजोर हैं और हमें लगा पैसा हमें चलाना चाहिए। छोटा धीरे से बोला, माँ माफ कीजिए। बड़ा अब भी चुप था। वकील ने कहा, आज मैडम जो भी बोलेंगी लिखित रिकॉर्ड पर होगा। मैंने पानी पिया और साफ साफ कहना शुरू किया। पहला, मैं कंपनी के कर्ज नहीं चुकाऊंगी। दूसरा, मैं किसी खाली कागज पर साइन नहीं करूंगी। तीसरा, अगर तुम तीनों सच में बदलना चाहते हो तो एक एक करके सुनो। मैंने उंगलियों पर गिनना शुरू किया ताकि बात सरल रहे। 1, तुम्हें 6 महीने की वास्तविक नौकरी करनी होगी किसी और के अधीन फिक्स्ड इनकम पर, चाहे छोटी ही क्यों न हो। साबित करो कि काम कर सकते हो। 2, हर महीने कम से कम 20 घंटे समाज सेवा, बुजुर्गों की मदद, स्कूल लाइब्रेरी, राशन किट, किसी भी अच्छे काम में। 3, खर्च लिखकर चलो, बजट बनाओ, रसीदें संभालो, कैश बुक रखो। 4, मेरे साथ कोई भी वित्तीय बातचीत सिर्फ लिखित में, ईमेल या पत्र, मौखिक वादा शून्य। 5, किसी भी तरह के दबाव, धक्का मुक्की, आधी रात की दस्तक एक बार भी तो मेरे फोन का सबूत फोल्डर सीधे पुलिस और कोर्ट को जाएगा। 6 महीने के बाद मैं देखूंगी कौन ईमानदारी से बदला। फिर तय होगा मदद का स्वरूप, कर्ज नहीं, निवेश या स्कॉलरशिप जैसा, स्पष्ट शर्तों के साथ। छोटे ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं। बेटी ने होंठ काटे, आंखें झुकी, मैं कोशिश करूंगी। बड़ा चुप रहा। उसकी आंखों में चोट खाए अहंकार की टीस थी। उसने धीरे से कहा, माँ, आपने हमें अंधेरे में रखा। मैंने विनम्र पर दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं अंधेरे में थी, आज रोशनी है, मेरे लिए भी, तुम्हारे लिए भी। वकील ने पेन उठाया। इन शर्तों का एक MOU बनाते हैं, सरल भाषा में, 3 सिग्नेचर, 2 गवाह, एक कॉपी सबके पास। मीटिंग खत्म होने पर तीनों उठे। छोटा मेरे पांव छूने झुका। मैंने उसे रोका, पांव नहीं, अपने कदम देखो, वे किस दिशा में जाते हैं। बेटी ने आकर गले लगाया, रो पड़ी, माँ, मैं रोज आपसे बात करूंगी, पर काम के बाद। मैंने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ काम के बाद नहीं, काम के दौरान भी। जब मेहनत में पसीना निकलेगा तब फोन लगाना, आवाज में सच्चाई आती है। बड़ा बाहर तक मेरे साथ चला, फिर धीमे से बोला, माँ, रात की हरकत गलत थी, मैं खुद से भी शर्मिंदा हूँ, पर क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या सचमुच आपके पास इतना सब है? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। मेरे पास अब सबसे बड़ा धन है, मेरी समझ, बाकी सब बस औजार है। वह कुछ क्षण खड़ा रहा, फिर बोला, मैं शर्तें मानूंगा। उस शाम मैं घर लौटी तो हवा हल्की लग रही थी। मैंने नीली फाइल में नया पन्ना जोड़ा, हमदर्दी और हद दोनों साथ। अगले हफ्ते से मेरी रेनोवेशन साइट पर काम तेज हुआ। मैंने मजदूरों के लिए ठंडा पानी, साफ शौचालय और सेफ्टी गियर का इंतजाम किया। दीदी ने हंसकर कहा, तुम तो कॉन्ट्रैक्टर से ज्यादा इंसान हो। मैंने जवाब दिया, इंसानियत हमारा ब्रांड है। इंस्टॉलेशन के दिन दीदी ने नए किचन में पहला चूल्हा जलाया।
हल्की सी भनक की आवाज और दीवार पर लाइट की पड़ी परछाई। मेरे दिल में दिया सा जल गया। मैंने मन ही मन कहा, धन का अर्थ दूसरे के घर में उजाला। इसी बीच मेरे फोन पर हर दूसरे दिन छोटे और बेटी के मैसेज आने लगे। जॉब मिल गई, एंट्री लेवल, स्कूल लाइब्रेरी में वॉलंटियरिंग की, आज पहला बजट बनाया। मैं हर मैसेज पर बस एक लाइन लिखती, रसीद रखो, रिकॉर्ड रखो, रोज थोड़ा सीखो। बड़े का कोई संदेश नहीं आया। एक हफ्ता, फिर 2, फिर 3। मैंने उसे लिखा, चुप्पी भी जवाब है, पर सीख का सबूत चाहिए। कोई उत्तर नहीं। 3 हफ्ते बाद रविवार की सुबह दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इस बार धड़ाम नहीं, बस एक विनम्र ठक ठक। मैंने खोला। बड़ा बेटा खड़ा था, साधारण कपड़ों में, हाथ में एक मोटा फोल्डर, अंदर कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, वॉलंटियरिंग के फोटो और नीचे एक अपॉइंटमेंट लेटर, सेल्स ट्रेनी। उसने कहा, मैंने शर्तें मान ली। मैंने गलती की थी, कमाई देखी, कमाने की मेहनत नहीं, अब पहले मेहनत फिर कमाई। मैंने फोल्डर पलटा, हर पन्ने पर तारीख थी, हस्ताक्षर थे। मैंने सिर हिलाया, अच्छा, रास्ता लंबा है, पर पहला कदम सबसे कठिन होता है, वह तुमने उठाया। कुछ ही दिनों में मेरी छोटी सी कमाई से एक और छोटा काम शुरू हुआ। हर महीने राधा जैसी किसी एक बच्ची की फीस, किताबें और जूते। मैंने उसे नाम दिया। दिया फंड, रसीदों का अलग फोल्डर और फ़ोन में एक रिमाइंडर। हर महीने किसी एक घर में रोशनी। मैं आपको भी एक सरल नियम देना चाहती हूँ, कमाई का 10% भविष्य खाते में रखें। किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी बुजुर्ग की दवा, किसी मजदूर के सेफ्टी गियर में। पैसा वहीं असली ताकत बनता है जहां वह किसी के सपने को आगे धकेलता है। 1 महीने बाद वही वकील फिर बुलाते हैं। कंपनी ने अंततः दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू की। 3 बच्चे साथ आए, मगर इस बार हवा अलग थी। कोई घमंड नहीं, कोई परफ्यूम की तीखी गंध नहीं, बस कागज, पेन और सच्चाई। कोर्ट के बाहर हमने चाय पी। छोटा बोला, माँ, क्या कभी फिर से परिवार जैसा बन पाएगा? मैंने कहा, परिवार खून से नहीं, कर्म से बनता है। तुम तीनों कर्म से परिवार बनाओ। बेटी बोली, मैं स्कूल लाइब्रेरी की स्थायी वॉलंटियर बन रही हूँ, हफ्ते में 2 दिन। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आवाज में भरोसा आ रहा है, यही असली मेकअप है। अब मेरी बारी थी अपने लिए। मैंने शहर के बीचों बीच एक छोटा सा स्टूडियो लिया। नया घर, डिजाइन, मेरा नया काम। दीवार पर 4 फ्रेम, पहला मेरा पुराना आर्किटेक्चर सर्टिफिकेट, दूसरा पहली क्लाइंट की रसीद, तीसरा दिया फंड की पहली फीस की रसीद, चौथा एक खाली फ्रेम, उसमें मैंने एक सफेद कागज रखा और लिखा, आज मैं अपने लिए भी जरूरी हूँ। जो लोग स्टूडियो में आते, मैं उन्हें वही सरल बातें बताती जो मैंने सीखी। दस्तावेज स्कैन करिए, नॉमिनी अपडेट रखिए, खाली कागज पर साइन मत करिए, हर बात लिखित में, और मेहनत से कमाए हर रुपए का सम्मान करिए। कई लोग कहते, मैडम, ये तो बहुत बेसिक बातें हैं। मैं कहती, बेसिक तभी बेसिक लगती हैं जब हादसा न हुआ हो। हादसे के बाद यही बातें जान बचाती हैं। एक शाम बड़ा बेटा स्टूडियो में आया, बोला, माँ, एक प्रोजेक्ट मिला है, सस्ती लागत में घर का इस्तेमाल बढ़ाना, क्या आप मदद करेंगी? मैंने मेज से पेंसिल उठाई। क्लाइंट कौन? उसने कहा, मैं खुद। किराए के छोटे से घर को बेहतर बनाना है, बजट छोटा है। हम दोनों हंस दिए। बात में मिठास थी, झूठ नहीं। मैंने ड्राइंग शीट पर रेखा खींची। बजट छोटा हो तो दिमाग बड़ा करना पड़ता है। रात को घर लौटी तो फोन पर मेरे पति की वही रिकॉर्डिंग धीरे धीरे चली। तुम अकेली नहीं हो। मैं मुस्कुराई और आखिर पहली बार उस सबूत फोल्डर को खोले बिना चैन से सो गई, क्योंकि अब उसके बिना भी मेरा सच मजबूत था। और सच बात यह है कि असली जीत अदालत में, खजाने में या तिजोरी में नहीं, अपने भीतर की शांति में मिलती है। अगर आप यह कहानी सुनकर यहाँ तक आए हैं तो 2 काम करिए। पहला, अपने घर का नीला फोल्डर आज ही बनाइए। आधार, पैन, बैंक, रसीदें, वसीयत से जुड़ी बातें, सबकी कॉपी। दूसरा, कमेंट में लिखिए, इस कहानी से आपने कौन सी एक सीख उठाई और आप किस शहर से सुन रहे हैं।
आपकी एक लाइन किसी और की जिंदगी की शुरुआत बन सकती है। सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए और अगली बार तक याद रखिए, दिमाग, दस्तावेज और दिल तीनों साथ हों तो जिंदगी किसी भी तूफान के बाद भी नए घर की तरह बन सकती है।